Features of Economic Policy 1991. First, delicensing. Delicensing means abolition of government license required to carry on business or industrial activity. 1991 के पहले आपको कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी होती थी तो आपको लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, बट 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ये प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया. ओनली फॉलोइंग 4 इंडस्ट्रीज़ रिक्वायर कंपलसरी लाइसेंसिंग. अब सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज़ में कंपलसरी लाइसेंसिंग है और वो 4 इंडस्ट्री है: इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हजार्डियस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, और 4th है सिगरेट्स. तो ये अभी 4 ही ऐसी इंडस्ट्री बची है जिसमें आपको कंपलसरी लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आपको बिजनेस करना है तो. सेकंड, अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट. MRTP मतलब मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि बड़ी कंपनीज मोनोपोली ना क्रिएट कर ले अपने आप के लिए मार्केट में. According to MRTP Act, it was compulsory for larger industrial houses to take approval of central government for establishment, expansion and merger. तो पहले क्या होता था, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज होते थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती थी. उनको अगर एक्सपांड करना है अपना बिजनेस या मर्जर करना है, कोई छोटी कंपनी को एक्वायर करना है, ऐसा कुछ करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको परमिशन लेनी पड़ती थी. पर अभी ये भी एक्ट को निकाल दिया गया है. इस एक्ट को एबॉलिश कर दिया है गवर्नमेंट में अंडर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. तो MRTP एक्ट के कारण क्या होता था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो रहा था इंडिया का. इंडिया में इंडस्ट्रीज़ जो है स्लो रेट से ग्रो हो रही थी और अभी ये एबॉलिश कर दिया MRTP एक्ट. तो इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एनकरेजमेंट मिला. थर्ड है एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर. गवर्नमेंट ने स्मॉल सेक्टर यूनिट्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. स्मॉल सेक्टर यूनिट्स यानी बिजनेसेस लाइक बेकरीज या स्मॉल टॉयज़ जो बनाते हैं, ऐसे बिजनेस यूनिट्स को स्मॉल सेक्टर यूनिट्स कहते हैं. तो गवर्नमेंट ने इन स्मॉल सेक्टर यूनिट्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया. क्यों? इसके पीछे का एम क्या था? द एम वॉज टू गेट हाई ग्रोथ रेट इन आउटपुट, यानी कंट्री का आउटपुट बढ़े, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े. इसके लिए स्मॉल सेक्टर यूनिट्स को भी एनकरेजमेंट देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने. एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव्ड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो 1991 की जो पॉलिसी थी उसमें गवर्नमेंट ने FDI को अप्रूवल दे दिया. FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस बाहर की कंपनी जब इंडिया में आके बिज़नेस करती है तो उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो अभी गवर्नमेंट ने 1991 से FDI को भी अप्रूव कर दिया. इसका फ़ायदा ये होता है कि जब फॉरेन कंपनीज़ आती है आपकी कंट्री में, फॉरेन की कंपनीज़ आपकी कंट्री में आके बिज़नेस करती है तो इन्वेस्टमेंट आता है कंट्री में, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, इन्वेस्टमेंट आता है तो जॉब्स क्रिएट होते हैं. तो This was one more feature of the new economic policy of 1991. फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनीज का रोल रिड्यूस करना. मैनी चेंजेस वर मेड इन पब्लिक सेक्टर पॉलिसी. गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर पॉलिसी में भी काफ़ी चेंजेस किए. टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8. पहले 17 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही ऑपरेट कर सकती थी. वो इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व रखा गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही उसमें ऑपरेट कर सकती थी, वो बिज़नेस कर सकती थी. अभी उसको 8 कर दिया. नेक्स्ट, ट्रेड लिबरलाइजेशन. इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स हैव बीन एबॉलिश्ड. इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स जो थे उसको गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया. पहले कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल्स, ऐसा आपको इंपोर्ट करना होता था तो उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, बट अभी वो सारे रिस्ट्रिक्शंस निकल गए. एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स आर अलाउड टू रेज एक्सटर्नल क्रेडिट टू फाइनेंस दैट ट्रेड. इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े और एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स जो है उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि वो आउट ऑफ द कंट्री, फॉरेन से अपने लिए फाइनेंस रेज कर सके, अपने ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए एक्सटर्नल क्रेडिट ले सके. नेक्स्ट इज़ रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर.
पहले इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी, यानी सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही इंश्योरेंस बिजनेस कर पाती थी. द न्यू पॉलिसी पास्ड IRDA एक्ट इन 1999 टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर. IRDA एक्ट पास किया गया 1999 में. IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये एक्ट पास किया गया 1999 में गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इस सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाए जा सके, इस सेक्टर में भी चेंजेस लाए जा सके, इस सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सके. IRDA हैज़ गिवन लाइसेंस टू मैनी प्राइवेट कंपनीज. अभी तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई है बिकॉज IRDA ने काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस दिए हैं इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए. अगर आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको IRDA का लाइसेंस लगता है. तो इससे ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी इंश्योरेंस सेक्टर में वो टूट गई. Reforms in financial sector. Earlier only cooperative banks and public sector banks were permitted. पहले ये नई पॉलिसी आने के पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हुआ करती थी और कोऑपरेटिव बैंक्स ही हुआ करती थी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ ऑल्सो परमिटेड एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. तो पहले सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स हुआ करती थी और कोऑपरेटिव बैंक्स हुआ करती थी, बट अभी ये पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स को भी परमिशन दी गई बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए. तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि आज काफ़ी सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं इंडिया में, जैसे ICICI है, एक्सिस बैंक है. फॉरेन बैंक्स भी है जैसे सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है. पहले सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स हुआ करती थी जैसे कि SBI, PNB, ये सब गवर्नमेंट बैंक्स है और पहले यही बैंक्स ऑपरेट करती थी इंडिया में.